हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, आपको पता ही है कल ही है हमारे एसएसटी का एग्जाम। ओके, देखो एक बात पहले बहुत ध्यान से सुन लो। अभी तक अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं किया है ना, तो मैं आपको सिर्फ इतनी सिंपल सी रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में है ना मैंने हर एक चैप्टर के एमसीक्यू की वीडियो अपलोड कर रखी है, वो देख लो। आपके मोर देन इनफ मार्क्स आएंगे जितना आपने सोचा ना उससे ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। ठीक है, प्लीज़ वो जाके देख लेना। बेसिकली ये जो वीडियो बनाई है, पहली बात तो मैंने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को क्लियर करवाने के लिए बनाई है। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले बोल रहे थे सर पिक्चर बेस्ड करवाओ, कोई करा नहीं रहा, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करना है कैसे नहीं करना, और है ना लेवल थोड़ा टफ रखना। मैं आपको बता दूं, ये वाली जो वीडियो मैंने बनाई है वो बेसिकली कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से सिलेबस कवर कर रखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा लेवल ये देखने के लिए कि वो थोड़े से टफ क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। लास्ट वीडियो है, आपको पता है कल तो हमारा एग्जाम ही है। ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। वो पहले तो वो अगर आपने एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, बट पहले ये वीडियो देख लो। अगर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ पर 50-60 क्वेश्चन है, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं या अगर आपके 60 में से 55 या 57-58 आ रहे हैं, समझ जाओ जी बहुत बढ़िया तैयारी है। ठीक है, और अगर कम आ रहे हैं तो एमसीक्यू की वीडियो जाकर देखो। ओके, तो चलो जी स्टार्ट कर देते हैं, और एंड में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने मार्क्स आए कितने मार्क्स नहीं आए। ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। ओके, तो आपको ये बताना है कि पिक्चर जो है वो किस पार्टी का दबदबा दिखाती है। ठीक है, किस राजनीतिक दल का दबदबा दिखाती है, आईएनसी, भाजपा, एनडीपी या हमारा टीएमसी। मैं आपको बता दूं, मैं पूरा नाम भी लिख सकता था बट मैंने शॉर्ट फॉर्म जानबूझ के लिखी क्योंकि तभी तो क्वेश्चन टफ बनेंगे। इसका आंसर है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, मैं पिक्चर एक्सप्लेन करूंगा बट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम, है ना, क्योंकि फिर पहले एक्सप्लेन कर दूंगा तो आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पिक्चर दिख रही है ना, इस पिक्चर में जो महिला है इनका नाम क्या है? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, गौरी खान या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं लेडी का नाम है हमारी इंदिरा गांधी। ओके, और तीसरा क्वेश्चन है कि इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है? दो पार्टी का प्रभुत्व दिखाया गया है, गरीब लोगों को दिखाया गया है, ठीक है, या एक पार्टी प्रभुत्व दिखाया गया है, ये सभी। ठीक है, बेसिकली आप बोलोगे कि सर गरीब लोग दिखाएं, अरे गरीब लोग नहीं, इस पार्टी का, इस पिक्चर का मोटिव पता है क्या है? वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेंस यानी एक पार्टी का प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करी गई है। कौन सी पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की। मैं आपको बता दूं ये 1990 से पहले की बात है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी का कितना ज़्यादा डोमिनेंस था। तो है ना, कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो ये पावर देखो बांट रही है। हर स्टेट है ना, देखो यहाँ शर्ट पे नाम लिखे हुए हैं सारी की सारी स्टेट के, तो अपनी मर्जी से पावर बांट रही है, भीख में मिल रही है पावर स्टेट्स को, ये बता रखा है इस पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट है पिक्चर, ये पिक्चर बतानी है आपको ये कहाँ की पिक्चर है और क्या है ये पिक्चर, क्या है ये बिल्डिंग, किस चीज़ की बिल्डिंग है? तो पहला है ये सेंट चर्च है, यूरोपियन संसद है, भारतीय संसद है या बेल्जियम की संसद है? तो मैं आपको बता दूं ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, या मैं बोलूँ यूरोपियन पार्लियामेंट है। ठीक है, हमारी यूरोप की यूरोपियन संसद है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो बेल्जियम, ये जो हमारी पिक्चर है, ये जो बिल्डिंग हमने देखी वो कहाँ पर स्थित है? बेल्जियम में, भारत में, फ्रांस में, इनमें से कोई नहीं? तो ये पिक्चर जो है, जो आपको दिख रही है बिल्डिंग, ये जो है वो हमारी बेल्जियम में है। बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल जो है बेल्जियम की राजधानी, और वहीं पर ये बिल्डिंग है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। बहुत बड़ी बात होती है, हमारे इंडिया के अंदर रीजनल ऑफिस है, हेडक्वार्टर किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यह है इमारत कहाँ स्थित है? ये वाला तो हो गया। अब ये पिक्चर बेस ये वाला क्वेश्चन है कि ये पिक्चर पहले तो किसने बनाई है? तो ये आपको पता है फ्रेडरिक सॉर्यू ने, बहुत बार रिपीट हुआ है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लेना पड़ा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पिक्चर के अंदर आप देखोगे ये एक स्टैचू है, तो स्टैचू का क्या नाम है? जर्मेनिया, फ्रांसी, हमारा स्वतंत्रता की मूर्ति या एकता की मूर्ति? तो है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इंग्लिश में बोले तो, यानी स्वतंत्रता की मूर्ति। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल है ना मैंने लाइव लिया था मेन पॉइंट टेक पे, तो आपको पता ही है। अच्छा, मेन पॉइंट टेक पे ना आज भी हम लाइव करेंगे, क्वेश्चन नहीं करूँगा, बस आपको ऑल द बेस्ट कहने आऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है बच्चों ने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है, और कुछ फिर एक्स्ट्रा बता के फिर क्यों आपका मूड ख़राब करना है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें ना एक एर्नेस्ट रेनन थे, नाम याद रखना, उन्होंने है ना राष्ट्र की एक डेफिनेशन दी थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला था कि एक राष्ट्र वो होता है जहां पर जो भी लोग हो ना, वो सारे के सारे लोगों को, जो भी हमारी सरकार हो, स्टैब्लिशमेंट हो, वो जो है क्या करे, आप कह सकते हो आज़ादी दे, स्वतंत्रता दे, बोलने की आज़ादी दे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, मैंने कल जो लाइव लिया था ना उसमें मैंने इसका आंसर ए बताया था, बट मैंने दोबारा बुक को देखा तो इसमें इसका आंसर बी है। ठीक है, अपनी गलती मानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मार्क्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, स्वतंत्रता जो है, लिबर्टी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई देश अपने लोगों को स्वतंत्रता दे रहा है तो रेनन के उसमें
एन एस रैनन के उसमें ये एक राष्ट्र कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है कि ये जो दिख रही है आपको, ये जो पोस्टमैन दिख रहा है, डाकिया दिख रहा है, ये कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी लाइप्जिग की एक वॉर हुई थी 1813 के अंदर, नेपोलियन के साथ किसी की हुई थी। तो नेपोलियन है ना बहुत सारी ज़मीन हारा था, तो ये जो पेजेस है ना, ये जो खत दिख रहे हैं उसमें उन्हीं एरिया का नाम लिखा है जो नेपोलियन हारा था। तो अब आपको पता चल चुका है ये बंदा जो है वो हमारा नेपोलियन है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शांति स्थापित करने की इच्छा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? ठीक है, जर्मेनिया की पिक्चर आपने देखी होगी, तो उसमें ना शांति किस चीज़ को दिखाया गया, मतलब शांति के लिए किस चीज़ को दिखाया गया है? एंजल विद दी ब्रेस्ट प्लेट, मतलब ब्रेस्ट प्लेट, ईगल के साथ ब्रेस्ट प्लेट, ठीक है, तलवार के चारों तरफ जैतून शाखा, टूटी हुई श्रृंखला या उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है बी। तलवार जो है वो रेडीनेस टू फाइट दिखाता है कि जी हाँ हम लड़ने के लिए रेडी है, बट आप तलवार के साथ साथ में जो जैतून की पत्तियां है ना, वो ये दिखाती है कि हम शांति के लिए भी तैयार हैं। तो ये इसमें यही पूछा है ना, शांति के लिए, शांति स्थापित करने की इच्छा, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे आपको, इसलिए बनाया मैंने। ईजी लग रहा है तो जी बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, तो इस पिक्चर में किसका नरसंहार दिखाया है? तो मैं पिक्चर पहले बता देता हूँ। बेसिकली है ना, ये पिक्चर जो है वो तब दिखाई गई है जब जो हमारे ग्रीक लोग थे ना, उनके साथ बहुत बुरा कर रहे थे, टर्की वगैरह। देखो वुमेन्स की कितनी बुरी हालत है, बच्चों की कितनी बुरी हालत है, कुछ देखकर हंस भी सकते हैं, बट ये बहुत बुरा है। ठीक है, तो ये जो है कि किस जगह के उसको दिखाता है, नरसंहार को दिखाता है। ठीक है, डेला क्रोइक्स, हमारा चियोसो, हमारा अफ्रीका या ब्रिटेन, तो इसका आंसर है चियोसो। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया। ये पिक्चर किसने बनाई है? अर्नेस्ट रैनन ने, डेला क्रोइस ने, चियोसो ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जी हमारा बी। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो। ये तीसरा क्वेश्चन है कि किस चीज़ की संसद है? ये संसद है, तो कौन सी संसद है ये? हमारी आप कह सकते हो रिच टैग की संसद है, लीप की संसद है, फ्रैंकफर्ट की संसद है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है जी फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट है हमारी। ठीक है, इसमें एक बात आप नोटिस करोगे कि है ना, वुमेन्स जो है वो ऊपर खड़ी हुई है, उनको वोटिंग राइट नहीं था। नेक्स्ट है कि इस पिक्चर में ये जो दिख रहे हैं ना, ये राजा जैसे दिख रहे हैं, इनका क्या नाम है? ये जो है हमारे किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड है, इटली के राजा बने थे। आप सर्देनिया पिडमोंट के किंग थे, याद है ना आपको? और नीचे जो है वो भी मैं बता देता हूँ, बट इसमें किंग पूछा है, बट फिर भी बता देता हूँ, ये गरीबाल्दी है हमारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपको पिक्चर दिख रही है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि पिक्चर जो है वो क्या दिखा रही है, किस टाइप की सरकार को दिखा रही है? तो एक पार्टी प्रभुत्व दिखा रही है, दो पार्टी प्रभुत्व या गठबंधन सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो एक गठबंधन सरकार दिखा रही है। यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है कोलिजन गवर्नमेंट, इसको हिंदी में गठबंधन सरकार ही कहते हैं। आप देखो अलग अलग पार्टी जो है, ये देखो तृणमूल कांग्रेस का ये होगा, साइकिल हो गई, ये अलग अलग। ठीक है, चलो ये बात हमें क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुख्य आसन पर कौन बैठा है? अच्छा, जो मुख्य आसन है, मेन जो सीट है, उस पर कौन बैठा हुआ है? क्या नाम है इन पर्सन का? इनका नाम है जी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो पिक्चर है ये एक पोस्टल स्टैंप है, ये देखो लिखा भी है पोस्ट। तो ये इस पर किसकी पिक्चर बनी हुई है? जर्मेनिया की, ब्रिटेनिया की, मारियान की या भारतीय रूपक की? तो इसका आंसर है जी मारियान की, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो पिक्चर दिख रही है, सबसे पहले किसकी पिक्चर है? ये एक एलिगरी है, रूपक है। किसकी रूपक है? ये जर्मेनिया है, ब्रिटेनिया है, मारियान है, भारतीय रूपक है। तो मैं आपको बता दूं ये हमारी जर्मेनिया है। और ये देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, तलवार के साथ में ये जो पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लड़ने के तत्पर को दिखाती है? मतलब कि हाँ लड़ने के लिए रेडी है। वीरता, तलवार के चारों तरफ जैतून की शाखा, ये तो शांति को दिखाती है। टूटी हुई श्रृंखला या तलवार? तो मैं आपको बता दूं तलवार दिखाती है कि हाँ जी लड़ने के लिए रेडी भी हैं। तो ये देखो इसमें जो तलवार है वो उसको दिखाती है कि रेडीनेस टू फाइट, बट ये जो हमारे जैतून उस पर लपटा हुआ है तो ये दिखाता है कि लड़ने के लिए तो हम तत्पर हैं, बट शांति के लिए भी हम एग्री हैं। ठीक है, शांति करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पिक्चर आपको दिख रही होगी, तो पिक्चर जो है कौन सी पिक्चर है और ये पिक्चर का नाम क्या है और पिक्चर किसने बनाई थी? तो देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दी फॉलन जर्मेनिया, और इंग्लिश में लिखा आएगा, मैंने इसको हिंदी में ज़्यादा ही लिख दिया आपके लिए, बट इसका नाम है दी फॉलन जर्मेनिया। ठीक है जी, आई होप ये आपको पता चल गया हो। अब क्वेश्चन ये है कि किसने बनाया? आप देखो कि चारों में ही लिखा हुआ है, ऊपर के 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है फॉलन जर्मेनिया, फॉलन जर्मेनिया, फॉलन जर्मेनिया। तो मैं आपको बता दूँ ये जो है पिक्चर जूलियस हैबनेरी ने बनाई थी। ठीक है, हैबनर कहते हैं वैसे तो उनको, तो हैबनियर ने बनाई थी ये, तो इसका आंसर है बी।
ठीक है, दी फॉलन जर्मेनिया है जो गिरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पिक्चर है ये किसने बनाई है। मैंने ना ये पिक्चर कम्युनिटी टैब पर डाली थी, आपसे पूछा था कि पिक्चर में ये जो रिवर है वो कौन सी है, बच्चे बोल रहे हैं जर्मेनिया। मैंने ये नहीं पूछा लेडी कौन है, मैंने पूछा ये वो पीछे जो उसकी नदी है वो कौन सी है, वो राइन रिवर है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि किसने बनाई है और कौन है। जर्मेनिया है, वो तो चारों में लिखा है पता है, बट ये बनाई किसने है, जूलियस हर्बनर ने नहीं बनाई, क्योंकि वो तो ऊपर जो थी फॉलन जर्मेनिया वाली पिक्चर बनाई थी। तो मैं बता दूं इसका आंसर है लॉरेन क्लासेन, इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये पिक्चर जो है इसमें जो दो लीडर हैं, ये लीडर कौन है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये देखो पुतिन लिखा है ना, तो व्लादिमीर पुतिन है ये, जो रशिया से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे जॉर्ज डब्ल्यू बुश है जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। दोनों है ना डेमोक्रेसी की लगाम खींचने में लगे हुए हैं। एक्चुअली ये 2005 की पिक्चर है जब पुतिन ने अपने आप को ज़्यादा पावर दी थी, ठीक है। तो ये मिलने आए थे जॉर्ज बुश, तो सबको लग रहा था कि ये है ना जॉर्ज बुश को यही एडवाइस करेंगे कि आप भी डेमोक्रेसी को थोड़ा कम करो अपनी कंट्री के अंदर, लोगों को ज़्यादा राइट मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टफ के साथ इंपॉर्टेंट भी रखने अपने को। तो इसका आंसर है जी ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में गन्ना उगता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पर उगाया जाता है, केरला में उगाया जाता है। याद रखना जो हमारा रबड़ है वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, हिंदी में बोले तो भूमध्य सागरीय एक खेती है, कृषि है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो वो गुजरात है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा मूंगफली भी गुजरात में उगती है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि जो हमारे किसान है ना वो किसी एक गन्ना मिल को अपने गन्ने भेजने से मना कर दे, ठीक है, तो गन्ना मिल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है ना वो भी कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है। हमारी जो फैक्ट्रियां हैं वो किसानों पर डिपेंड है, ठीक है। किसान किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, हमारी फैक्ट्री किस में आती है, औद्योगिक क्षेत्र में, जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये वाला क्वेश्चन, आई होप क्लियर हुआ हो। और अगर नहीं हुआ तो रिवीजन जो मैंने एमसीक्यू की वीडियो डाल रखी है वो देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में, देखना मत भूलना अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि कपास की खेती, चलो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। मान लो कोई कंपनी है, वो है ना फार्मरों से मना कर दे कि हम भारत के किसी भी किसान की है ना कॉटन की फसल नहीं लेंगे, हम दूसरी कंट्री से कपास वगैरह लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ऑब्वियसली बात है किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्राथमिक क्षेत्र भी मध्यवर्ग क्षेत्र पर निर्भर है, हमारे किसान भी फैक्ट्री पर निर्भर है, मध्यमिक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान वगैरह जो होते हैं वो ट्रैक्टर, बिजली, कीटनाशक, ये उर्वरक वगैरह खरीदते हैं, ठीक है। मान लो अगर इनके प्राइस बढ़ जाते हैं तो इनसे हमारे किसानों को थोड़ा दिक्कत होगी, है ना, महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, फिर अपना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा किसानों को। तो इससे, और शायद वो फिर बंद भी कर दे अपना काम। तो इससे क्या क्या शो होता है, इससे ये शो होता है, अब देखो ये ट्रैक्टर वगैरह कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं, पंप सेट, जो पंप सेट हो गए, बिजली वगैरह, है ना, कीटनाशक वगैरह। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान जो है वो द्वितीयक क्षेत्र पे भी निर्भर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जी डी, ठीक है। 28 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो जस्ट अ सेकेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 28 था ना वो, चलो 28 हो गया। 29 जो है, हाँ 29 करते हैं। 29 और 30 गलती से मैंने सेम लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है ना, जो लॉरियाँ वगैरह हैं, वो है ना किसान की फसल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से मना कर दे, हड़ताल कर दे, तो इससे किसानों को नुकसान होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान तृतीयक क्षेत्र पर भी निर्भर हैं। इसका आंसर है डी, ठीक है। ये 30 वाला क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, तो हम नीचे आ जाते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है, ओहो ट्रांसलेट नहीं करा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग कमीशन है भारत के अंदर, पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ था, उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। क्या नाम रख दिया गया जी, नीति आयोग। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, इसको भी हिंदी में बता देता हूँ। एक है ना लेडी है जिनका नाम है कांता, ठीक है। वो सुबह 9:30 बजे ऑफिस जाती हैं, 5 बजे 5:30 बजे आती है। बैंक में बेसिकली मैम वर्क करती हैं ये। और मैं आपको बता दूँ इनको पेड लीव मिलती है, काम करती, अगर एक दिन की छुट्टी होती है तो उसके भी पैसे मिलते हैं उनको, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था इनको जब ये जॉब पर गई थी। तो वो कौन से क्षेत्र में काम करती है हमारी कांता लेडी जो मैम है ये, तो अनऑर्गेनाइज यानी असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में,
ठीक है, वो अल्प बेरोजगार है या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पता ही है, वो एक ऑर्गेनाइज यानी संगठित क्षेत्र में काम करती है, सब कुछ संगठित है। ठीक है, जहाँ भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है ना जॉब के लिए, पेड लीव मिल रही है, समझ जाना संगठित क्षेत्र है। ठीक है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांता का ही एक पड़ोसी है जिसका नाम है कमल। वो बंदा दिहाड़ी मजदूर है, जिस दिन काम करता है उस दिन के पैसे मिलते हैं। सुबह 7:30 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं वो भैया हमारे, और बहुत दिक्कतें हैं उनके साथ। छुट्टी करते तो पैसे करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो कौन से सेक्टर में काम करते हैं, तो वो जी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ए इसका आंसर है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं मिलते, इसलिए मैंने वैल्यू बेस्ड कह रहा हूँ, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है ये इंक्लूड किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, औपचारिक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है ना, फॉर्मल पूरा अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह होता है। न्यूनतम मजदूरी और अधिनियम का पालन। देखो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अच्छा, जो गवर्नमेंट ने जितनी फिक्स कर रखे है ना कि इससे कम नहीं हो सकती, उसका पालन हाँ जी होता है संगठित क्षेत्र में। फोर्थ लिखा हुआ है लोगों को काम का आश्वासन दिया जाता है। सही बात है, काम का आश्वासन भी दिया जाता है। तो ए बी डी जो है वो सही है, ऑब्वियसली बात है सी होगा, बट फिर भी हम सी को पढ़ लेते हैं। सी में लिखा हुआ है यहाँ नौकरियाँ कम वेतन वाली है और यहाँ अक्सर नियमित नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है, रेगुलर भी होती है और अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। तो ये गलत लिखा हुआ है सी पॉइंट, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए ना पहले सरकार क्या करती थी, अल्पकालिक पहले दीर्घकालिक कार्यक्रम चलाती थी, 10 20 30 सालों के लिए स्कीम बनाती थी। पर अब है ना वो 1 2 सालों के लिए स्कीम बनाती है। क्यों जी, क्या रीज़न है? सिंपल है कि दीर्घकालिक जो कार्यक्रम होते हैं ना उनको लागू करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मान लो कोई सरकार बोलती है कि हम 10 सालों में गरीबी हटाएंगे, क्या पता चले 5 साल में सरकार ही बदल गई फिर, है ना। तो ये इसलिए छोटे छोटे कार्यक्रम चलाते हैं वो कम टाइम के। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या है? ऊंचा है, हमारा मारा है, हमारा रिच है या पुअर है? इसको है ना हिंदी में मैं बता देता हूँ, इसका हिंदी में होगा जी कम है। मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो शिशु मृत्यु दर है ना केरल के अंदर वो कम है, तो इसका आंसर होगा बी। थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा बट ये बी है। ठीक है, समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं इसको सबको बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करता ना तो टाइम लग जाता है ना। आप देख रहे हो कि थोड़ी बहुत ऐसे गलतियाँ वगैरह मिल रही होगी, तो मैं तभी आपको वीडियो बना के समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ के अलग अलग, विकास का जो अर्थ है वो अलग लोगों के लिए अलग अलग है, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग है। मेरे लिए विकास कुछ अलग है, आपके लिए विकास कुछ अलग है। ठीक है, मेरे लिए विकास है कि जी आपके अच्छे नंबर आए, आपका विकास है जी कि जी मेरे को कार मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, है ना। वैसे अभी तो हम दोनों का विकास एक ही चीज़ में है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी तो कह सकते हैं कि हम दोनों का जो विकास है वो सेम है, बट मेरा विकास और एक बिजनेसमैन का विकास अलग अलग है। उसका काम है पैसे कमाना, मेरा काम है आपके लिए अच्छे से अच्छा ट्राई करना ताकि आप अच्छे मार्क्स लाओ, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है डैश, भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर किसी ने हिंदी बोला है ना तो वो बिल्कुल गलत है, और इससे पता चलता है कि आपने थोड़ा सा रिवाइज नहीं किया। रिवीजन वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। रिवीजन वीडियो नहीं देखनी तो MCQ देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, राष्ट्रीय भाषा कोई है ही नहीं। ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, अभी मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, बट ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई है ही नहीं राष्ट्रीय भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश। संविधान में ना एक कानून बनाया गया था, ठीक है, कौन से साल में बनाया गया था, जिसमें इंग्लिश के उपयोग को बंद कर दिया था। तो ये कानून है ना 1965 में बनाया गया था। ऑल दो इंग्लिश का जो वो है यूज़ जो है वो जारी रखा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती थी, तो इसलिए इंग्लिश को ही कंटिन्यू रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अनुसूचित भाषा नहीं है? असमिया, बोडा, अंग्रेजी या हिंदी? मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज या अनुसूचित जाति नहीं है, सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है बट अनुसूचित जाति नहीं है। शेड्यूल 8 में जो है वो हमारी 22 लैंग्वेज लिखी हुई है जिसमें से इंग्लिश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सूची में इनमें से कौन कौन से आते हैं? तो डी ऑप्शन में देखो लिखा है रक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें, रक्षा भी, डिफेंस भी, विदेशी मामले भी और बैंकिंग जो है वो भी हमारी संघ सूची में आता है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बोया गया क्षेत्र प्लस शुद्ध बोया गया क्षेत्र को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? तो वो बनता है जी सकल फसली क्षेत्र। ठीक है, चलो इंग्लिश में बता देता हूँ। एक साल में एक बार, अगर एक साल में एक लैंड पे एक बार खेती हो रही हो प्लस नेट सोन एरिया, तो वो क्या बनता है? वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बनता है। कुछ बच्चों ने इंग्लिश में भी कर रखा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश की वीडियो देख लेते हैं क्योंकि हिंदी में कंटेंट कम मिलता है ना। बहुत सारे बच्चों को मेन पॉइंट स्टडी के बारे में नहीं पता होता,
है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में कुल निम्नलिखित भूमि कितनी है, ऐसी कितनी भूमि है जिसपे खेती ढंग से नहीं होती, ठीक है। तो मैं बता दूं वो है जी 130 मिलियन हेक्टेयर, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि खनन की वजह से किस क्षेत्र में भूमि क्षरण हो रहा है, यानी मिट्टी खराब हो रही है, तो इसका आंसर है जी हमारा झारखंड। झारखंड में माइनिंग जो हो रही है ना उसकी वजह से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भूमि है वो खराब हो रही है, वो किस कारण से हो रही है, तो हो रही है सिंचाई अधिक के कारण, अधिक सिंचाई के कारण। मैं आपको बता दूं कि ना इन क्षेत्रों में क्या है कि किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालते हैं खेतों में, जिसकी वजह से ना सॉल्ट टेक्सचर बढ़ जाता है हमारी मिट्टी में और जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तरी भारत की सबसे आम जो मिट्टी है वो है जी हमारी जलोढ़ मृदा, जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा भी फैली हुई है और उत्तर भारत में भी है और भारत में भी सबसे ज़्यादा फैली हुई, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है। क्वेश्चन 49 है हमारा कि लाल जो मिट्टी है, मृदा है, अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो वो मैं आपको बता दूँ दक्कन का जो पठार है उसके पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। बच्चे जो होते हैं वो लाल मृदा और लेटराइट मृदा में कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि लाल मृदा जो है वो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में मिलती है, और जो हमारी लेटराइट मृदा है वो हमें बहुत कम, देखो लेटराइट किससे स्टार्ट हो रहा है, एल से, तो बहुत कम इलाकों में, लो इलाकों में हमें देखने के लिए मिलती है लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। लाल होता है क्योंकि मैं बता दूं आग्नेय और जो हमारी कांतरित वो होती है ना, चट्टानें होती है, जब वो लोहे के साथ प्रसार कर जाती है, मिल जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, तो उसका कलर लाल होता है, और जब वो डिहाइड्रेट हो जाती है तो फिर येलो हो जाता है उसका कलर, ठीक है, समझ आया ना। जब आग्नेय शेल और कायांतरित शेल या चट्टानें जब दोनों आपस में मिल जाती है लोहे के साथ या आयरन के साथ, तब जो है वो लाल मिट्टी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, तो इसका है दिन की अवधि। दिन का टाइम हो रात का टाइम हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है ना, रिलीफ फीचर होना चाहिए था। एक बार मैं फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ आपको, फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए था, हाँ रिलीफ होना चाहिए था, यानी भू आकृति, ठीक है। मैं इसको लिख दूँ क्या, इसको ए करके हम लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, भू आकृति, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है, ठीक है। और पेरेंट रॉक यानी जो मेन मिट्टी है, जिससे मेन पत्थर है जिससे मिट्टी बनती है, वो भी करती है, जलवायु भी मैटर करता है। बट दिन की अवधि चाहे सुबह का टाइम हो रात का टाइम हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं होता मिट्टी बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैं बता दूं रेगुलर सॉइल के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी आम है, कौन से एरिया में आम है, तो मैं आपको बता दूं जो काली मृदा है हमारे डेक्कन ट्रैप का जो एरिया होता है ना, दक्कन का पठार, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मृदा। और काली मृदा पे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या उगता है, कॉटन उगता है, कपास उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैटराइट मृदा जो होती है उसको उगाने के लिए सबसे अधिक बहुत उपयोगी है क्या। लैटराइट मृदा में सबसे अच्छा क्या उगता है, तो मैं आपको बता दूं चाय, कॉफ़ी और काजू। काजू से आप समझ जाना, और मैं बता दूं काजू में भी अगर रेड लैटराइट सॉइल हो ना तो बहुत अच्छा उगता है काजू, तो समझ गए ना। तो ये 3 चीज़ें, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर में जो हमारे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं उसको बोला जाता है झूमिंग। प्लीज़ 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 आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में हमारी झूमिंग को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। बाकी अगर ये क्वेश्चन जो है उसमें से 50-55 क्वेश्चन थे, अगर उसमें से 50 भी नंबर आ रहे हैं ना आपके, तो बहुत ही बढ़िया है जी, वेरी गुड है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। थोड़ी सी कसर रह गई हो तो एमसीक्यू की वीडियो देख लेना अब। बाकी आपको बहुत बहुत बधाई है फर्स्ट टर्म के लिए। आई होप आप अपना जो एसएसटी का एग्ज़ाम है बहुत बेस्ट तरीके से देकर जाओ। मेरे को पता है कि थोड़ा डर लगता है, बट ये बहुत नॉर्मल है, होता है, सबके साथ होता है। आप सब कुछ भी पढ़ लोगे ना, आप अगर मेरी जगह होते ना, ठीक है, और तब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते, मतलब जितनी नॉलेज, जितना मैंने पढ़ाया है बच्चों को, अगर उतनी भी नॉलेज होती तब भी आपको डर लगता। तो डर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बस एक बार रिवाइज़ करना, बाकी ऑल द बेस्ट है। बाकी एक बार मैं 7 बजे आऊँगा आपको गुड लक कहने, ठीक है, बेस्ट विशेज़ देने। तो आप चाहो तो मेन पॉइंट टेक पे लाइव आ सकते हो, ठीक है, मतलब वहाँ पर लाइव होगी तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।